हाँ जी दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन की, जिसको एमएसएमई रजिस्ट्रेशन भी बोला जाता है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम उद्यम रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग टोटल 14 पॉइंट्स पर बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले डिस्कशन का पॉइंट आता है कि ये उद्यम रजिस्ट्रेशन होता क्या है। उद्यम रजिस्ट्रेशन, जिसको एमएसएमई रजिस्ट्रेशन भी बोला जाता है। अगर इसको सिंपली समझाना चाहूं तो ये एक प्रोसेस होती है, जिस प्रोसेस में आप क्या करते हो, अपने बिजनेस को गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर करवाते हो। क्यों रजिस्टर करवाते हैं? ताकि गवर्नमेंट आपके बिजनेस को एक सेपरेट लीगल रिकॉग्निशन दे सके, आपके बिजनेस के लिए वो एक सेपरेट आइडेंटिटी नंबर इशू कर सके, और आपके बिजनेस को वो क्लासिफाई कर दे कि ये एंटरप्राइज, पर्टिकुलरली जो ये एंटरप्राइज है, वो माइक्रो एंटरप्राइज है या फिर स्मॉल एंटरप्राइज है या फिर वो मीडियम एंटरप्राइज है। अब ये जो पूरी प्रोसेस है वो ऑनलाइन है, पेपरलेस है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस प्रोसेस के एंड में आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, जो आपके लिए एक प्रूफ बनता है कि आपके पास एक लीगल बिजनेस है। अब सर, अगले डिस्कशन का पॉइंट आता है कि उद्यम रजिस्ट्रेशन, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन और उद्योग आधार, इन तीनों में क्या डिफरेंस है, या फिर तीनों टर्म्स बिल्कुल सेम है। तो सर, इसको मैं क्लियरली बताना चाहता हूं, इन तीनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। पहले इसको हम बोलते थे एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, फिर टाइम टू टाइम इसको बोलने लगे उद्योग आधार, और आज के डेट में इसको बोलते हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन। तीनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। तीनों के तीनों आपके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ही है। और आज की डेट में अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन ही अप्लाई करना पड़ेगा। अब सर, अगला पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं कि एमएसएमई की डेफिनेशन क्या है। मतलब कि हम एंटरप्राइज को, जो एंटिटीज हैं, उनको कैसे क्लासिफाई करेंगे कि ये एंटरप्राइज माइक्रो एंटरप्राइज है, या फिर ये एंटरप्राइज स्मॉल एंटरप्राइज है, या फिर ये एंटरप्राइज मीडियम एंटरप्राइज है। तो जब हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो बेसिकली हमारा यहाँ पर मतलब है एंटिटीज के क्लासिफिकेशन से। गवर्नमेंट ने यहाँ पर क्या किया, गवर्नमेंट ने एंटिटीज को क्लासिफाई करने के लिए क्राइटेरिया उठाया। वो क्राइटेरिया क्या था सर? क्राइटेरिया थे दो। एक, प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट कितना है, और दूसरा आपका एनुअल टर्नओवर कितना है। गवर्नमेंट ने क्लासिफिकेशन के लिए क्या क्राइटेरिया उठाया, इसको हम समझते हैं। तो गवर्नमेंट का यहां पर यह कहना है कि अगर मान लीजिए कोई एंटरप्राइज जिसका प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट है 2.5 करोड़ रुपए का, और उसका एनुअल टर्नओवर है 10 करोड़ रुपए का, और ये कंडीशन दोनों कम्युलेटिव है, तो ऐसी एंटिटी को हम बोलेंगे कि ये माइक्रो एंटिटी है, माइक्रो एंटरप्राइज है। इसी तरह अगर मान लीजिए कोई एंटरप्राइज जिसका प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 2.5 करोड़ से ज्यादा बट 25 करोड़ तक है, और उसका एनुअल टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा बट 100 करोड़ से कम है, या अप टू 100 करोड़ है, तो ऐसी एंटिटी को हम बोलेंगे कि ये स्मॉल एंटरप्राइज है। इसी तरह गवर्नमेंट ने बोला कि अगर मान लीजिए कोई ऐसी एंटिटी जिसका प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 25 करोड़ से भी ज्यादा बट 125 करोड़ तक है, और उसका एनुअल टर्नओवर अगर 500 करोड़ तक है, तो ऐसी एंटिटी को हम बोलेंगे कि ये मीडियम एंटरप्राइज है। अब सर, यहाँ पर एक सवाल आता है कि गवर्नमेंट ने या मिनिस्ट्री ने इन बिजनेसेस को तीन कैटेगरी में क्यों क्लासिफाई किया। मतलब क्यों गवर्नमेंट ने इन एंटरप्राइज को तीन कैटेगरी में डाल दिया कि ये एंटिटी माइक्रो एंटिटी है, या ये एंटिटी मीडियम एंटिटी है, या फिर ये एंटिटी स्मॉल एंटरप्राइज है, या फिर स्मॉल एंटिटी है। तो इसके क्लासिफिकेशन का रीजन जानने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि सर गवर्नमेंट का इंटेंशन क्या है। गवर्नमेंट चाहती है जो ये छोटे छोटे बिजनेस है, ये जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज है, इनको गवर्नमेंट चाहती है आगे बढ़ाना, इनको हेल्प करना, इनको सपोर्ट और प्रमोट करना। इसलिए गवर्नमेंट टाइम टू टाइम डिफरेंट टाइप के बेनिफिट या स्कीम निकालती रहती है। बट सर, दिक्कत यहां पर ये आती है कि हर बिजनेस की जो साइज है, हर बिजनेस की जो फंडिंग रिक्वायरमेंट है, हर बिजनेस की जो कैपेसिटी वो अलग अलग होती है। इसलिए हर बेनिफिट या जो स्कीम है वो हर बिजनेस के लिए सुटेबल नहीं होता। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, इन बिजनेसेस को तीन कैटेगरी में क्लासिफाई कर दिया, ताकि गवर्नमेंट को भी पता चलता रहे कि हर बिजनेस को किसी न किसी तरीके से गवर्नमेंट की हेल्प मिल रही है ना। अब एक एग्जांपल लेके चलते हैं सर, गवर्नमेंट की स्कीम है मुद्रा लोन की। अब मुद्रा लोन वो सिर्फ माइक्रो एंटिटी को ही मिलेगा। दूसरी स्कीम आती है सर क्रेडिट गारंटी फंड, ये माइक्रो को मिल जाएगा और स्मॉल को भी मिल जाएगा। इसके अलावा क्लासिफिकेशन करने का एक और मेन रीजन था पेमेंट प्रोटेक्शन, दैट इज 45 डेज रूल। अब इस पॉइंट को हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। एक्चुअली एक रूल बनाया गया है कि जितने भी उद्यम रजिस्टर्ड बिजनेस है, उनको मैंडेटरी पेमेंट 45 डेज में करना होता है। मतलब अगर आपने उद्यम रजिस्टर्ड बिजनेस से कोई परचेज किया है, तो आपको 45 दिन के अंदर अंदर मैंडेटरी पेमेंट करना पड़ेगा। आप इनकी पेमेंट को रोक नहीं सकते। अगर मान लीजिए आप इनकी पेमेंट को रोक लेते हैं, 45 डेज के अंदर इनको आप पेमेंट नहीं करते, तो फिर आपके लिए परेशानियां खड़ी हो जाएंगी। सबसे पहले तो दिक्कत ये आएगी कि गवर्नमेंट ऐसे बिजनेस को सपोर्ट करती है, तो गवर्नमेंट आपके अगेंस्ट एक्शन ले सकती है, गवर्नमेंट आपके अगेंस्ट केस डाल सकती है। दूसरी मेन प्रॉब्लम ये आएगी कि जो आपने परचेज किया है,
उस एक्सपेंडिचर को गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगी एज़ अ डिडक्शन, मतलब आपको वो P&L में डेबिट नहीं करने देगी, वो आपकी इनकम का ही पार्ट मान लिया जाएगा। बट सबसे मेन पॉइंट यहाँ पर ये बनता है कि पेमेंट ट्रिब्यूनल मतलब जो गवर्नमेंट है वो तभी एक्शन लेगी, तभी सुनवाई करेगी जब आपका बिज़नेस प्रॉपर्ली क्लासिफाइड है और आपका बिज़नेस प्रॉपर्ली रजिस्टर्ड है। ठीक है? तो ये सारे रीज़न थे जिसकी वजह से बिज़नेसेस को 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया एज़ अ माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। अब इस पॉइंट पर हम बात करते हैं कि उद्यम सर्टिफिकेट के क्या बेनिफिट है या उद्यम रजिस्ट्रेशन के क्या बेनिफिट है। देखो, गवर्नमेंट चाहती है इन छोटे छोटे बिजनेसेस की हेल्प करना, इसलिए वो इनको अलग अलग बेनिफिट टाइम टू टाइम देती रहती है। अब कौन कौन से बेनिफिट उद्यम सर्टिफिकेट के थ्रू मिलेंगे, एक एक करके हम समझने जा रहे हैं। देखो, सबसे पहला बेनिफिट होता है कि अगर आपका बिजनेस उद्यम के अंदर रजिस्टर्ड है तो आपके बिजनेस को लीगल रिकॉग्निशन मिल जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। और दूसरा, आपके बिजनेस का जो भी एड्रेस है वो गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर हो जाएगा बिना किसी कॉस्ट के। इसके अलावा सर क्या-क्या बेनिफिट है? पहला बेनिफिट कि अगर आपको अपनी फर्म का करंट अकाउंट ओपन करना है, तो वो ईज़िली ओपन हो जाएगा अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है। और आपको 2 टाइप के लोन वो भी ईज़िली मिल जाएँगे। एक आपको मिल सकता है कोलैटरल फ्री लोन और दूसरा आपको मिल सकता है सब्सिडाइज़्ड लोन। सर, दोनों लोन में क्या फ़र्क है? एक-एक करके समझते हैं। देखो, कोलैटरल फ्री लोन का मतलब होता है आपको लोन मिल रहा है बिना किसी कोलैटरल के, मतलब आपको लोन मिला बिना किसी सिक्योरिटी के। मतलब अगर आपका बिज़नेस एमएसएमई के अंडर रजिस्टर्ड है, तो आपको अनसिक्योर्ड लोन मिल जाएगा। और सब्सिडाइज़्ड लोन का मतलब होता है कि आपको लोन मिल रहा है चीपर रेट पर या फिर आपको लोन पर मिल रही है सब्सिडी। मतलब अगर मान लीजिए आपने ₹10,000 का लोन लिया, तो गवर्नमेंट कहते हैं कि आपको केवल 70 या 80% ही आपको रीपे करना है, बाकी 20% हम खुद रीपे करेंगे। इसके अलावा सर आपको बेनिफिट मिलेगा सब्सिडी का। अब वो सब्सिडी किस पर मिलेगी? पेटेंट और ट्रेडमार्क की फीस पर। कितनी? 50% सब्सिडी। और आपको किस चीज़ पर सब्सिडी मिलेगी? सर, आपको सब्सिडी मिलेगी स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस पर। अब ये स्टैम्प ड्यूटी कब आएगी? देखो, ये स्टैम्प ड्यूटी आएगी जब आप कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करोगे। तो मान लीजिए आपका उद्यम रजिस्टर्ड बिज़नेस है और आप बिज़नेस के नाम पर कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करते हो, तो उस प्रॉपर्टी के परचेज़ पर आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करनी है। तो इस उद्यम सर्टिफिकेट का ये बेनिफिट होगा, तो जो स्टैम्प ड्यूटी प्रॉपर्टी के परचेज़ पर लगेगी, उस पर भी आपको कुछ ना कुछ सब्सिडी मिल जाएगी। बट एक खास बात यहाँ पे आती है कि ये जो चीज़ है वो कुछ ही स्टेट में एप्लीकेबल होती है। इसके अलावा सर आपको बेनिफिट मिलता है गवर्नमेंट के ऑनलाइन टेंडरिंग प्रोसेस में, जिसको ई टेंडरिंग प्रोसेस भी बोला जाता है। देखो, क्या होता है कि गवर्नमेंट टाइम टू टाइम अलग अलग टेंडर निकालती है। जैसे टेंडर निकाल दिया रोड कंस्ट्रक्शन का, या टेंडर निकाल दिया बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का, या टेंडर निकाल दिया स्क्रैप सील का। तो इन केसेस में भी आपको, अगर आप रजिस्टर्ड बिजनेस हो, तो आपको काफी बेनिफिट मिलते हैं। सर, बेनिफिट क्या मिलते हैं? एक तो जो आपकी टेंडर फीस होती है उसमें आपको छूट मिल सकती है, या जो आपको ईएमडी पे करना होता है उसमें कुछ छूट मिल सकती है, या फिर वो उसका फुल्ली वेवर मिल सकता है। सर, ईएमडी और टेंडर फीस में क्या डिफरेंस होता है, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखो, जब भी आप बिड में पार्टिसिपेट करते हो, तो जितने भी बिडर हैं उनको 2 अमाउंट पे करनी पड़ती है। एक होता है टेंडर के डॉक्यूमेंट की फीस, जिसको बोला जाता है टेंडर फीस, और एक आपको पे करना पड़ता है ईएमडी, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, जो एक टाइप की सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है। सर, फर्क क्या है? देखो, टेंडर फीस में क्या होता है कि चाहे आपको कॉन्ट्रैक्ट मिले या ना मिले, ये आपकी नॉन रिफंडेबल होती है, ये पूरी की पूरी फॉरफिट कर ली जाती है। बट ईएमडी क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता, तो ये फिर आपको रिफंड कर दी जाएगी। इसके अलावा सर आपको क्या बेनिफिट मिलता है कि अगर आपका बिज़नेस उद्यम के अंदर रजिस्टर्ड है और आप चाहते हैं अपने बिज़नेस को आईएसओ सर्टिफाइड बिज़नेस बनाना, तो जो भी इसके सर्टिफिकेशन की फीस आएगी, उसका 100% रिम्बर्समेंट गवर्नमेंट करेगी। इसके अलावा सर आपको डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में भी काफ़ी बेनिफिट मिलेंगे। ठीक है? और सर एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं एक्सपोर्ट का। ये क्या बोलता है कि अगर मान लीजिए आपका बिज़नेस उद्यम में रजिस्टर्ड है और आप एक्सपोर्ट करते हो, तो आपको 2 बेनिफिट मिलेंगे। पहला, एक्सपोर्ट प्रमोशन के अंदर आपको जो भी एक्सपोर्ट करोगे, उस पर आपको सब्सिडी मिलेगी, और दूसरा, जब आपकी एक्चुअल टर्नओवर काउंट होगी, उसमें आपके एक्सपोर्ट को काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है? अब सर 4 पॉइंट बचते हैं, इनको भी हम डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहला पॉइंट आता है वुमन एंटरप्रेन्योर के लिए क्या, कि अगर मान लीजिए आपका बिज़नेस रजिस्टर्ड है उद्यम के अंदर और आप एक वुमन एंटरप्रेन्योर हो, तो स्टैंड अप इंडिया स्कीम के अंदर आपको ईज़िली 1 करोड़ रुपए तक का लोन मिल जाएगा। ठीक है? अब ये पॉइंट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, मैंडेटरी पेमेंट वाला 45 डेज़ का जो रूल हमने पहले पढ़ा था। रूल क्या था कि सर अगर आपका बिज़नेस एमएसएमई के अंडर रजिस्टर्ड है, तो आपको मैंडेटरी पेमेंट 45 डेज़ के अंदर मिल जाएगी। मतलब अगर आपका कोई बायर आपकी पेमेंट रोकता है, तो फिर उसको दिक्कत आएगी। पहली दिक्कत क्या आएगी? उसका जो भी उसने परचेज़ किया है, उस एक्सपेंडिचर को वो P&L में डेबिट नहीं कर सकता। ठीक है? और दूसरा आपको बेनिफिट मिलता है, आप उसके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। तो ये बात हमने पहले पढ़ ली थी। इसके अलावा सर एमएसएमई जो रजिस्टर्ड बिज़नेस है, उनको इलेक्ट्रिसिटी बिल में भी कुछ कंसेशन मिल जाती है। और सर लास्ट पॉइंट ये है कि अगर आपका बिज़नेस उद्यम के अंदर रजिस्टर्ड है, तो जो भी गवर्नमेंट के एग्ज़ीबिशन या ट्रेड फेयर लगते हैं, उनमें आप ईज़िली पार्टिसिपेट कर सकते हो और अपने प्रोडक्ट सर्विसेज़ को वहाँ पर बेच सकते हो, वहाँ पर ऑफ़र कर सकते हो। अब यहाँ पर भी उद्यम रजिस्टर्ड बिज़नेस को कुछ बेनिफिट दिया है। सबसे पहला बेनिफिट ये है कि अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ीबिशन या ट्रेड फेयर में पार्टिसिपेट करते हो और वहाँ पर अपने स्टॉल लगाते हो, तो जो भी स्टॉल चार्ज आएगा, उस पर आपको कुछ ना कुछ सब्सिडी मिलेगी।
दूसरा, जो भी आपका लिविंग और ट्रैवलिंग का खर्चा आएगा, उसको गवर्नमेंट बियर करेगी। फिर एग्ज़िबिशन चाहे डोमेस्टिक लगे, चाहे इंटरनेशनल लगे, दोनों में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। अब सर नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि उद्यम सर्टिफिकेट बनाने के लिए या उद्यम रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स की, कौन-कौन से डिटेल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले अगर मैं डॉक्यूमेंट की बात करूँ, तो मुझे 2 बेसिक डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। एक मुझे चाहिए सर आधार कार्ड, एक मुझे चाहिए सर पैन कार्ड। अब आधार कार्ड किसका, वो डिपेंड करेगा कि आपका क्लाइंट कौन-सा है। मतलब अगर मान लीजिए आपका क्लाइंट एक कंपनी है, तो आपको किसी भी एक डायरेक्टर का आधार कार्ड चाहिए। अगर आपका क्लाइंट एक पार्टनरशिप फर्म है, तो आपको मैनेजिंग पार्टनर का आधार कार्ड चाहिए। अगर एचयूएफ है, तो आपको कर्ता का आधार कार्ड चाहिए और अगर आपका क्लाइंट एक प्रोप्राइटरशिप फर्म है, तो आपको प्रोप्राइटर का आधार कार्ड चाहिए। दूसरा जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए वो सर पैन कार्ड। अब पैन कार्ड किसका? क्योंकि देखो प्रोप्राइटरशिप फर्म के केस में अलग से पैन कार्ड नहीं बनता, तो आपको प्रोप्राइटर का मतलब ओनर का ही पैन कार्ड लेना पड़ेगा। बट फर्म और कंपनी केस में अलग से पैन कार्ड बनता है, तो आपको फर्म या कंपनी का पैन कार्ड लेना पड़ेगा। इन 2 डॉक्यूमेंट के अलावा आपको क्लाइंट के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन भी इकट्ठी करनी पड़ती है। सबसे पहले आपको जानना पड़ता है कि क्लाइंट का जो बिज़नेस एक्टिविटी वो क्या है? मतलब वो किस टाइप का बिज़नेस करता है? वो ट्रेडिंग में है या फिर वो सर्विसेज़ में है या फिर वो मैन्युफैक्चरिंग में है? उसके नंबर ऑफ एम्प्लॉयी कितने हैं? उसने प्लांट एंड मशीनरी में कितना इन्वेस्टमेंट किया है? और जब नंबर ऑफ एम्प्लॉयी की बात करें तो वहाँ पर आपको बताना पड़ता है कि कितने मेल है, कितने फीमेल है। दूसरा आपको क्लाइंट के जो बिज़नेस एड्रेस है उसकी डिटेल डालनी पड़ती है। अब ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? सर ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी रेंट एग्रीमेंट से या इलेक्ट्रिसिटी बिल से। आपको अपने क्लाइंट का ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भी लेना पड़ता है और अगर उसके पास जीएसटी नंबर है, तो आपको वो भी लेना पड़ता है। बट अगर मान लीजिए क्लाइंट के पास जीएसटी नंबर नहीं है, तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप बिना जीएसटी के भी उद्यम सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा आपको क्लाइंट के बैंक अकाउंट का डिटेल भी चाहिए। अब सर बैंक अकाउंट कौन-सा? सर बैंक अकाउंट होना चाहिए बिज़नेस का। मतलब आपके करंट अकाउंट की यहाँ पर बात कर रहे हैं, बट मान लीजिए क्लाइंट के पास करंट अकाउंट नहीं है, वो उद्यम सर्टिफिकेट अप्लाई इसलिए करवा रहा है ताकि वो अपना करंट अकाउंट ओपन करवा सके। तो इस केस में क्या बोलता है रूल? तो आप एक काम करो, अभी अपने क्लाइंट के सेविंग अकाउंट की डिटेल डाल दो और जैसे ही आपके पास करंट अकाउंट आ जाएगा, बाद में इस सर्टिफिकेट में आप उसको अपडेट करा लेना। तो ये हमने बात करी कि सर कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स और कौन-कौन सी डिटेल रिक्वायरमेंट होती है उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए। सर नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि क्या एक बंदे के पास एक से ज़्यादा उद्यम सर्टिफिकेट हो सकते हैं? कि मान लीजिए क्या मेरे पास 2 या 3 उद्यम सर्टिफिकेट हो सकते हैं? तो सर इसका आंसर है नो। एक बंदे के पास केवल एक ही उद्यम सर्टिफिकेट रहेगा। अब सर दिमाग में सवाल ये आया कि मान लीजिए कोई क्लाइंट है और क्लाइंट का भी एक ही बिज़नेस है और उसने अपने बिज़नेस को एमएसएमई के अंडर रजिस्टर करवाया है, मतलब उस बिज़नेस के लिए उसने एक उद्यम सर्टिफिकेट लिया है और थोड़े दिन बाद मान लीजिए वो प्लानिंग कर रहा है एक नया बिज़नेस स्टार्ट करने की और उस बिज़नेस को भी एमएसएमई के अंडर रजिस्टर करवाना चाहता है, तो क्या उस बिज़नेस के लिए उसको नया उद्यम सर्टिफिकेट नहीं लेना पड़ेगा? तो सर नहीं, उस नए बिज़नेस के लिए उसको नया उद्यम सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। अब उस केस में क्या कर सकता है वो क्लाइंट, जो आपके पास पुराना सर्टिफिकेट है ना, उसी में वो अपने इस बिज़नेस को ऐड ऑन करवा सकता है। मतलब इस नए बिज़नेस के लिए उसको दोबारा सर्टिफिकेट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब सर नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि उद्यम सर्टिफिकेट के लिए फीस कितनी लगती है? देखो गवर्नमेंट की तो कोई फीस लगती नहीं, बट जो आपका प्रोफेशनल जो आपके लिए सर्टिफिकेट बनाने जा रहा है, वो एक नॉमिनल अमाउंट चार्ज कर सकता है। सर लास्ट पॉइंट ये आता है कि क्या इस सर्टिफिकेट के लिए किसी गवर्नमेंट का या किसी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का अप्रूवल चाहिए? तो सर कोई भी अप्रूवल नहीं चाहिए। ना किसी गवर्नमेंट का, ना किसी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का, सेल्फ सर्टिफाइड सर्टिफिकेट होता है। इसके लिए किसी भी गवर्नमेंट की या किसी भी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का अप्रूवल नहीं चाहिए। तो ये हम छोटी-छोटी बात हमने डिस्कस कर लिए। तो टोटल अभी तक हम 9 पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं।